नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के संवैधानिक विकास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे। समय है 1773 से लेकर। ये वो दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक संस्था थी, वो धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति बन गई और फिर शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ कानूनों की सूची नहीं है, बल्कि एक कहानी बताते हैं। कहानी कि कैसे मुनाफे के लिए आई एक कंपनी ने अनजाने में एक आधुनिक राज्य की नींव रख दी। और हमारा मिशन है ये समझना कि इस नींव का हर पत्थर कब, क्यों और कैसे रखा गया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 1773 से। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आए लगभग 150 साल हो चुके हैं। वो सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कह सकते हैं शासक बन चुके हैं। लेकिन लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को अचानक एक कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में सब कुछ गलत हो रहा था। सब कुछ मतलब ये कि कंपनी के अधिकारी तो मालामाल हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग जब इंग्लैंड वापस जाते थे तो उनकी दौलत देखकर सब हैरान रह जाते थे। उन्हें मजाक में नवाब कहा जाने लगा, जो नवाब का ही बिगड़ा हुआ रूप था। अच्छा। ये लोग भारत से लूटी हुई दौलत से ब्रिटेन में संसद की सीटें खरीद रहे थे, जिससे ब्रिटिश राजनीति में भी भ्रष्टाचार फैल रहा था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट असल में कंपनी के लिए नहीं, बल्कि कंपनी पर लगाम कसने के लिए लाया गया था। तो ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल था। बिल्कुल, ये ब्रिटिश संसद का पहला बड़ा हस्तक्षेप था। इस एक्ट की जो सबसे बड़ी बात थी वो थी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना। और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने जी। और बॉम्बे और मद्रास को उनके अधीन कर दिया गया। सुनने में तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम की अच्छी शुरुआत लगती है। हाँ, कागज पर तो लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। वो क्या थी? गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक काउंसिल के साथ काम करना था और उसके पास काउंसिल के फैसले को पलटने का कोई वीटो अधिकार नहीं था। ओहो। तो अगर काउंसिल के 3 सदस्य उसके खिलाफ हो जाएं तो वो कुछ नहीं कर सकता था। वॉरेन हेस्टिंग्स को सालों तक अपनी ही काउंसिल से लड़ना पड़ा। प्रशासन लगभग ठप हो जाता था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लगाम तो थी, पर गाड़ी चलाने की ताकत नहीं थी। सही कहा। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट किसके लिए था? क्या एक आम भारतीय किसान इसके दरवाजे पर जा सकता था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से कलकत्ता के ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित था। अच्छा। और यह भारतीय कानूनों के हिसाब से नहीं, बल्कि अंग्रेजी कानून के हिसाब से चलता था। इसका असली मकसद भारत में मौजूद अंग्रेजों को काबू में रखना था, ताकि वे कंपनी के नाम पर अपनी मनमानी न कर सकें। तो ये न्याय से ज्यादा अनुशासन का एक उपकरण था। हाँ, एक भारतीय के लिए इस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तो 1773 के एक्ट ने समस्याएं सुलझाने से ज्यादा नई समस्याएं पैदा कर दी। बिल्कुल। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में टकराव। जाहिर है कि यह सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। और इसी को ठीक करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। जी। और इसने एक बहुत ही अजीब व्यवस्था बनाई, जिसे दोहरी सरकार या ड्यूअल कंट्रोल कहते हैं। दोहरी सरकार? हाँ, कंपनी के व्यापारिक मामले देखने के लिए लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही थे। अब राजनीतिक, सैन्य और राजस्व मामले देखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपना एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। एक मिनट, दोहरी सरकार सुनने में तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। क्या इससे काम आसान हुआ या और मुश्किल? लगता तो है, लेकिन इसने शक्तियों को बहुत साफ तरीके से बांट दिया था। अब भारत में होने वाली हर राजनीतिक या सैन्य कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जाती थी, मतलब सीधे ब्रिटिश सरकार को। और व्यापार का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे। और इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। मतलब अब ये साफ हो गया था कि भारत एक व्यापारिक चौकी नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। एकदम। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने लंदन में तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी था। पर 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। हाँ, और दूसरे व्यापारी इस मुनाफे से बाहर नहीं रहना चाहते थे। इसी दबाव का नतीजा था 1813 का चार्टर एक्ट। अच्छा। असल में नेपोलियन में पूरे यूरोप में ब्रिटेन के व्यापार पर एक तरह की नाकाबंदी कर दी थी, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना माल यूरोप में बिक नहीं पा रहा था, तो उन्हें नए बाजार चाहिए थे।
और भारत से बड़ा बाजार क्या हो सकता था। तो उन्होंने संसद पे भारी दबाव डाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म किया जाए। और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ये दो चीजें ही क्यों? कहानी ये थी कि कंपनी का चीन के साथ चाय का व्यापार बहुत ज्यादा मुनाफे वाला था और कंपनी की लॉबी अभी भी बहुत मजबूत थी। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, बाकी सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन चाय और चीन का सबसे कीमती व्यापार कंपनी के पास ही रहने दिया गया। इस एक्ट में दो और छोटी-छोटी बातें थीं जिनका असर बहुत गहरा हुआ। जी, एक तो भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान, और दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की खुली छूट। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। 1 लाख रुपए उस समय के हिसाब से शायद बहुत बड़ी रकम नहीं थी, और सुना है कि ये पैसा भी कई सालों तक खर्च ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इस पर बहस चलती रही कि शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाए या अंग्रेजी में। लेकिन इसने एक सिद्धांत तो स्थापित कर दिया कि भारतीयों को शिक्षित करना भी अब सरकार का काम है। हाँ, और ये सिविलाइजिंग मिशन यानी सभ्य बनाने के मिशन का एक हिस्सा था। मिशनरियों को आने की इजाजत देना भी इसी सोच का नतीजा था। इसके पीछे मंशा चाहे जो भी हो, पर इसने भारत में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों की एक नई बहस छेड़ दी। सही कहा। यहां से चीजें और तेजी से बदलती हैं। 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और ये एक्ट कंपनी की व्यापारिक पहचान पर आखिरी कील ठोक देता है। बिल्कुल। इस एक्ट ने कंपनी से चाय और चीन का व्यापार भी छीन लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन करने वाली एक प्रशासनिक संस्था बन गई। और इसी के साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जी, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की पराकाष्ठा थी। और इसी एक्ट का सेक्शन 87 भी बहुत खास है। हाँ, बहुत। उसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय को सिर्फ धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कागज पर तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या इसका वाकई कोई असर हुआ? देखिए, ये दोनों था। सिद्धांत के तौर पे एक बहुत बड़ा कदम था जिसने भविष्य में भारतीयों के लिए समान अधिकारों की मांग का आधार तैयार किया। लेकिन असलियत में? व्यवहार में इसका असर लगभग शून्य था। ऊंचे पद अभी भी अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित थे। ये एक वादा था जिसे निभाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण था। हाँ, क्योंकि पहली बार समानता का विचार भारतीय कानून का हिस्सा बना था। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट, जो इस श्रृंखला का आखिरी एक्ट था। इसमें कुछ ऐसे संकेत छिपे थे जो बता रहे थे कि अब कंपनी का खेल खत्म होने वाला है। हाँ, इसमें 2 बड़े संकेत थे। पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी लागू करने वाले कामों को अलग कर दिया। अच्छा। एक तरह से ये भारत में एक छोटी संसद या लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत थी। और दूसरा संकेत? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की, जिसमें सिद्धांत रूप से भारतीय भी हिस्सा ले सकते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा संकेत था वो शायद ये था कि पिछले एक्ट्स की तरह कंपनी का शासन 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया। सही पकड़ा। इस बार एक्ट में कहा गया कि कंपनी का शासन तब तक चलेगा जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। ये तो एक खुली चेतावनी थी। बिल्कुल, कि ब्रिटिश सरकार जब चाहे तब सत्ता सीधे अपने हाथ में ले सकती है। उन्हें बस एक मौके का इंतजार था। और वो मौका उन्हें बहुत जल्द मिल गया। 1857 का विद्रोह, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिल्कुल। 1857 की क्रांति ने कंपनी के शासन का, कह सकते हैं, ताबूत तैयार कर दिया था। शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुई दोहरी सरकार की प्रणाली भी खत्म हो गई। और इसी के साथ गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके गहरे सांकेतिक मायने थे। जैसे? वाइसराय का शाब्दिक अर्थ है राजा का प्रतिनिधि। गवर्नर जनरल कंपनी का प्रतिनिधि था, लेकिन वाइसराय सीधे महारानी विक्टोरिया का निजी प्रतिनिधि था। अच्छा। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। और लंदन में भी एक बदलाव हुआ? हाँ,
भारत के राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। यानी भारत का प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। बिल्कुल। तो 1857 के झटके के बाद अंग्रेजों को ये एहसास हुआ होगा कि वो सिर्फ तलवार के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते, उन्हें भारतीयों के सहयोग की जरूरत है। हाँ, या कम से कम सहयोग के दिखावे की। क्या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी सोच का नतीजा था? जी, इसे सहयोग की नीति या पॉलिसी ऑफ शिक्षा सेवा एसोसिएशन YouTube की चैनल में शुरुआत आपका कहा स्वागत जा है। सकता है। अंग्रेजों को लगा कि 1857 जैसा विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि वे भारतीयों की भावनाओं और जरूरतों को समझ ही नहीं पाए। तो इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने वॉइसराय को अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करने का अधिकार दिया। लेकिन वॉइसरॉय ने किसे नामित किया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। क्या ये लोग सच में आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते थे? नहीं, ये कड़वा सच है। ये लोग प्रतिनिधि नहीं बल्कि अंग्रेजों के चुने हुए दरबारी थे उनका काम सिर्फ सलाह देना था। और उनकी सलाह मानने के लिए वायसराय बाध्य नहीं था। लेकिन फिर भी ये सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण था। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, भले ही ये दिखावा ही क्यों ना हो। इस एक्ट ने एक और बड़ा काम किया, विकेंद्रीकरण। हाँ, बॉम्बे और मद्रास को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी गई जो 1833 में छीन ली गई थीं। और पोर्टफोलियो प्रणाली को भी कानूनी मान्यता मिली। जी, यानी आज की कैबिनेट प्रणाली की नींव यहीं रखी गई। पहली बार ऐसा हुआ कि वाइसराय की काउंसिल के हर सदस्य को एक खास विभाग जैसे कि वित्त, गृह या सेना का प्रमुख बना दिया गया। इससे प्रशासन में कुशलता ही होगी। बिल्कुल। अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब भारत में एक नई राजनीतिक चेतना जाग रही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। हाँ, अब भारतीय सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। इस बढ़ते दबाव का 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पर क्या असर हुआ? बहुत सीधा असर हुआ। यह एक्ट कांग्रेस की शुरुआती मांगों की प्रतिक्रिया में ही लाया गया था। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी अप्रत्यक्ष चुनाव की एक सीमित प्रक्रिया। चुनाव, ये तो एक बहुत बड़ा कदम लगता है। मतलब भारतीयों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल गया। हाँ और नहीं, ये एक बहुत ही चालाकी से लिखा गया कानून था। एक्ट में चुनाव शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अच्छा। इसके बजाय ये कहा गया कि विश्वविद्यालय, जमींदार और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय अपने प्रतिनिधियों की सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें गवर्नर जनरल नामित करेंगे। तो ये चुनाव के नाम पर एक नामांकन प्रणाली थी। बिल्कुल, और मताधिकार भी बहुत ही सीमित था। और परिषदों के अधिकार भी बढ़ाए गए। अब सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। जी, क्या इसका मतलब ये था कि उनके पास देश के खजाने पर कोई नियंत्रण था? बिल्कुल नहीं। और यही इस एक्ट की सबसे बड़ी सीमा थी। सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते थे, लेकिन वे बजट पर वोट नहीं दे सकते थे। ना ही कोई बदलाव ला सकते थे। हाँ, आप सवाल पूछ सकते थे, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थी। इसीलिए शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम को पूरी तरह से निराशाजनक कहा। ये प्रतिनिधित्व का एक भ्रम था, जबकि असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रही। बिल्कुल। तो 1773 से 1892 तक का ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी के अराजक शासन से लेकर ब्रिटिश ताज के एक संगठित, केंद्रीकृत लेकिन पूरी तरह से अलोकतांत्रिक नियंत्रण तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर पर गहराई से नजर डालेंगे, खासतौर पर 1909 से 1947 तक के समय पर। ये वो दौर था जब भारत धीरे धीरे टुकड़ों में ही सही लेकिन लगातार एक प्रातिनिधिक सरकार की ओर बढ़ रहा था। और इसे सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। ये असल में ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच चली एक लंबी शतरंज की बाजी थी। हर अधिनियम अंग्रेजों की एक चाल होती थी, थोड़ी सी ताकत दो लेकिन असली कंट्रोल अपने पास रखो। और दूसरी तरफ भारतीय नेता थे जो हर मिली हुई जगह का इस्तेमाल करके पूरी बाजी को ही पलटने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है! इस नजरिए से तो पूरी कहानी ही दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए इस शतरंज की बाजी की पहली बड़ी चाल से शुरू करते हैं। 1909 का मॉरले मिंटो सुधार। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? माहौल क्या था उस वक्त? माहौल बिल्कुल गर्म था।
लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिससे पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा था। कांग्रेस के अंदर भी गरम दल और नरम दल के बीच तनाव बढ़ रहा था। अंग्रेजों को लगा कि अगर नरमपंथियों को कुछ छोटे मोटे सुधारों का लॉलीपॉप नहीं दिया गया तो वे भी गरम दल के साथ चले जाएंगे। तो ये सुधार एक तरह से प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व था। मतलब थोड़ी भाप निकाल दो ताकि कुकर फट ना जाए। बिल्कुल। यानी एक तीर से दो शिकार, नरम पंथियों को शांत करो और साथ ही बढ़ते राष्ट्रवाद पर लगाम भी कसो। तो इस सेफ्टी वॉल्व में था क्या? क्या सच में कोई ताकत दी गई थी? देखिए, कागज पर तो ऐसा ही लगता था। सबसे बड़ा बदलाव था विधान परिषदों का विस्तार। केंद्रीय विधान परिषद, जो उस समय की संसद जैसी थी, उसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 1 मिनट, 16 से सीधे 60? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भारतीयों की आवाज को ज्यादा वजन दिया गया। यही तो खेल था। इसे अंग्रेजों की फाइन प्रिंट वाली राजनीति कह सकते हैं। भले ही सदस्यों की संख्या बढ़ गई, लेकिन केंद्र में अभी भी सरकारी यानी मनोनीत सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। अच्छा। इसका मतलब कोई भी कानून पास करने के लिए सरकार को चुने हुए भारतीय सदस्यों के वोटों की जरूरत ही नहीं थी। रिमोट कंट्रोल वायसराय की जेब में ही था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दिखावा था। मतलब आपको बहस करने का मंच तो दे दिया, लेकिन फैसले लेने की ताकत नहीं दी। और प्रांतों में क्या स्थिति थी? प्रांतों में उन्होंने थोड़ी ढील दी। वहां गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की इजाजत दे दी गई, लेकिन वहां भी गवर्नर के पास वीटो पावर थी। मतलब अगर कोई कानून उसे पसंद नहीं आया तो वो उसे एक झटके में रद्द कर सकता था। और इसी अधिनियम ने एक ऐसा बीज बोया जिसकी फसल बहुत जहरीली साबित हुई। चैनल में आप मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये इस अधिनियम का सबसे दूरगामी और कह सकते हैं विवादास्पद प्रावधान था। इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और उसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। तो ऊपर से देखने पर ये एक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने जैसा लग सकता है। हाँ, लेकिन असल में ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा हथियार था। इसने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीय पहचान को धर्म के आधार पर बांट दिया। उस वक्त के नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या उन्हें ये खतरा नजर नहीं आया? नरमपंथी नेता शुरुआत में थोड़े खुश थे कि चलो कुछ तो मिला। उन्हें लगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में जगह मिलना एक बड़ी जीत है। लेकिन वो इस चाल की गहराई को समझने में चूक गए। लॉर्ड मॉर्ली ने तो ब्रिटिश संसद में साफ साफ कहा था कि इन सुधारों का मकसद भारत में संसदीय लोकतंत्र स्थापित करना कतई नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसे बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म यानी उदारवादी निरंकुशता कहा था। उदारवादी निरंकुशता, ये शब्द अपने आप में कितना विरोधाभासी है। क्या मॉर्ले का मतलब ये था कि हम आपकी सुनेंगे जरूर, आपको बोलने का मौका भी देंगे, लेकिन आखिर में करेंगे वही जो हमें सही लगता है? आपने एकदम सही पकड़ा। ये उनकी शाही मानसिकता को दिखाता है। वे खुद को भारतीयों के संरक्षक की तरह देखते थे, जो बच्चों को खेलने तो देते हैं पर घर के बड़े फैसले खुद ही लेते हैं। हाँ, तो 1909 के सुधारों ने असंतोष को कम करने की जगह और बढ़ा दिया। भारतीयों को समझ आ गया था कि उन्हें सिर्फ टुकड़े फेंके जा रहे हैं, असली सत्ता नहीं। जाहिर है, यह संतोष कहीं तो फटना ही था। और शायद इसी ने अगले बड़े संवैधानिक कदम यानी 1919 के अधिनियम की जमीन तैयार की। तब तक तो पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। हाँ, विश्व युद्ध ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे। भारत ने युद्ध में आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से भारी योगदान दिया था। बदले में भारतीयों की उम्मीदें आसमान पर थी। उन्हें लगा कि इस वफादारी के बदले अब उन्हें स्वशासन यानी होम रूल मिलेगा। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन ने इस मांग को और तेज कर दिया था। सही बात। तो अंग्रेजों पर दबाव बहुत ज्यादा था। क्या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी दबाव का नतीजा था? बिल्कुल। अगस्त 1917 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। ये पहली बार था जब जिम्मेदार सरकार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस वादे को पूरा करने के लिए क्या किया गया? क्या इस बार सच में कोई ताकत दी गई? इस बार का सिस्टम पहले से कई ज्यादा जटिल और चालाकी भरा था।
इसकी सबसे बड़ी पहचान थी प्रांतों में द्वैत शासन यानी डायरकी। द्वैत शासन, ये क्या था? सुनने में तो भारी लगता है। बड़ा सीधा। इसका मतलब था कि प्रांतीय सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित, इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब था? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अंग्रेजों ने भारतीय मंत्रियों को गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वो तो दे दी। लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और पेट्रोल टैंक यानी वित्त, पुलिस, सिंचाई, वो गवर्नर और उसकी काउंसिल ने अपने पास रख लिया। अरे वाह, ये तो कमाल की चाल है। मतलब फसल उगाने को कहो, पर पानी कब और कितना मिलेगा ये हम तय करेंगे। तो फिर मंत्री काम कैसे करते? कर ही नहीं पाते थे। यही तो इस सिस्टम की खूबी थी। मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिकारी गवर्नर के प्रति जवाबदेह थे। पैसों के लिए उन्हें वित्त विभाग की मिन्नतें करनी पड़ती थी, जो गवर्नर के पास था। तो मतलब हर नाकामी का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जाता था। बिल्कुल। यह जिम्मेदारी बिना अधिकार देने का एक क्लासिक केस था। मतलब ये सिस्टम तो शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए बना था। और केंद्र में क्या बदलाव हुए? केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका बनाई गई, आज की लोकसभा और राज्यसभा की तरह। सही। लेकिन यहां भी असली बॉस वायसराय ही था, जिसके पास कोई भी कानून बनाने, रद्द करने या अध्यादेश जारी करने की असीमित शक्ति थी। सही। और बांटो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। अलग निर्वाचक मंडल अब सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों के लिए भी बढ़ा दिया गया। यानी समाज को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। और वोट देने का अधिकार किसे था? क्या आम जनता वोट कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। मताधिकार बहुत सीमित था। वोट वही दे सकता था जिसके पास एक निश्चित मात्रा में संपत्ति हो, जो टैक्स देता हो, या जिसके पास एक निश्चित शिक्षा हो। कुल आबादी का कितना हिस्सा होगा ये? मुश्किल से 10%। तो कुल मिलाकर 1919 का अधिनियम भी एक धोखा ही साबित हुआ। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक करार दिया। और इसी दौरान रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने आग में घी का काम किया। भारतीयों का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ गया। और इसीलिए कांग्रेस ने 1920 के चुनावों का बहिष्कार किया और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। एकदम सही। तो 1919 के सुधार भी शांति लाने में नाकाम रहे। इसके बाद तो साइमन कमीशन आया, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे आज भी याद किए जाते हैं। हाँ, क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह भारतीयों के लिए एक बड़ा अपमान था कि उनके भविष्य का फैसला करने वाले लोग वो होंगे जिन्हें भारत की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा ही नहीं। इसी विरोध, गोलमेज सम्मेलनों और लंबी बहस के बाद आया भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल दस्तावेज, भारत सरकार अधिनियम 1935। जी। ये अधिनियम तो हमारे आज के संविधान का भी आधार माना जाता है। इसमें ऐसा क्या खास था? ये दस्तावेज वाकई बहुत बड़ा था। इसका सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्ताव था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का, यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल हों। ये पहली बार था कि भारत को एक संघीय इकाई के रूप में देखा गया। ये तो एक बहुत बड़ा विचार था, पर क्या ये लागू हो पाया? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी विफलता थी। देसी रियासतों के राजाओं ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनकी अपनी सत्ता और स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। तो संघ का सपना सपना ही रह गया। हाँ। लेकिन इस अधिनियम का सबसे बड़ा कदम तो प्रांतों को स्वायत्तता देना था, है ना? बिल्कुल। ये 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसने प्रांतों से उस बेकार द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया और वहां पूरी तरह से जिम्मेदार सरकारों की स्थापना की। अब गवर्नर को भारतीय मंत्रियों की सलाह पर काम करना था, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। और 1937 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। हाँ, और पहली बार भारतीयों को असली प्रशासनिक अनुभव मिला। लेकिन क्या ये सच में पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार थी? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि गवर्नर के पास अभी भी बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां थी। तो क्या ये स्वायत्तता सिर्फ नाम की नहीं थी? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये एक पिंजरे में बंद स्वायत्तता थी। गवर्नर के पास अभी भी आपातकाल लगाने, किसी भी विधेयक को रोकने और यहां तक कि सरकार को बर्खास्त करने की भी शक्ति थी।
मतलब कागज पर तो स्वायत्तता थी, लेकिन असल लगाम अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। हाँ, और एक और दिलचस्प बात हुई। वो क्या? जो द्वैत शासन प्रांतों से खत्म किया गया था, उसे केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। संघीय विषयों को आरक्षित, जैसे रक्षा, विदेश मामले और हस्तांतरित में बांट दिया गया। लेकिन संघ तो कभी बना ही नहीं। तो ये कभी लागू भी नहीं हुआ। इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। अच्छा, और भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी में थी? जी, बिल्कुल। तो इतने सारे प्रावधानों के बावजूद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि यह अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता से बहुत दूर था। इसमें मौलिक अधिकारों का कोई जिक्र नहीं था, मताधिकार अभी भी सीमित था, और सबसे बढ़कर गवर्नर जनरल के पास निरंकुश शक्तियां थीं। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें ब्रेक तो बहुत थे, पर इंजन नहीं था। बिल्कुल सही कहा। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने एक बार फिर सब कुछ बदल दिया। और हम इस कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंचते हैं, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जी, द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से तोड़ दिया था। वे अब भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई, जो भारत को आजादी देने के पक्ष में थी। काम था सत्ता का हस्तांतरण। लेकिन ये हस्तांतरण इतना सीधा नहीं था। इसमें तो भारत के विभाजन का दर्द भी शामिल था। हाँ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना पेश की, जिसमें भारत के विभाजन को एक कड़वी सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसी योजना को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? बहुत स्पष्ट थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। दूसरा, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए जाएंगे, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी पूरा अधिकार होगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए कोई भी संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने की पूरी शक्ति दी गई। मतलब वो इस स्वतंत्रता अधिनियम को भी रद्द कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल। ये तो अभूतपूर्व था। मतलब जिस संसद ने इतने सालों तक भारत पर शासन किया, वही संसद अब भारत को ये अधिकार दे रही थी कि वो उसके बनाए किसी भी कानून को खत्म कर दे। जी, वाइसराय का पद खत्म कर दिया गया। देसी रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई। और उन्हें ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। और ये आखिरी प्रावधान बहुत विस्फोटक साबित हुआ, जिसने सरदार पटेल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। तो इस अधिनियम ने भारत को आज़ादी तो दे दी, लेकिन विभाजन, हिंसा और अनिश्चितता की एक भारी कीमत पर। हाँ, ये एक अंत भी था और एक नई, कहीं ज्यादा मुश्किल यात्रा की शुरुआत भी। तो ये थी 1909 से 1947 तक भारत के संवैधानिक विकास की कहानी। सीमित प्रतिनिधित्व के दिखावे से शुरू होकर पिंजरे में बंद स्वायत्तता से गुजरते हुए पूर्ण स्वतंत्रता तक का एक लंबा और संघर्षपूर्ण सफर। ये वाकई एक शतरंज की बाजी जैसा था, जहां हर चाल के कई मतलब थे। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन अधिनियमों में इतने सारे नियंत्रण और संतुलन थे, जो भारतीयों को असली शक्ति देने से रोकते थे। फिर भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई संस्थाएं, जैसे विधायी बहस, चुनावी राजनीति और कानून का शासन, अंत में उन्हीं हथियारों में बदल गईं, जिनका इस्तेमाल करके भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर कर दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।